हम सब ने अपने स्कूल में प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा है। ये वो समय होता है जब बच्चों के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, चेहरे पर मूंछें आनी शुरू हो जाती हैं। वहीं लड़कियों में पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। और भी कई बदलाव होते हैं। आमतौर पर लड़कियों में 11 से 14 साल की उम्र में और लड़कों में 12 से 16 साल के बीच की उम्र में प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कई बार बच्चों में समय से पहले भी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। और हाल ही में हमें सेहत पर 2 मेल आए जिसमें इसी समस्या का जिक्र था। दोनों व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर हमने उनका नाम बदल दिया है। पहला मेल दिल्ली से शिवानी का आया। शिवानी का कहना है कि कुछ महीनों से उनकी 7 साल की बेटी की बॉडी में प्यूबर्टी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा होने पर वो चिंता में पड़ गई। ऐसा ही कुछ जयपुर के राकेश के 8 साल के बेटे के साथ भी हुआ। दोनों ही मामलों में डॉक्टर ने जांच कर बताया कि बच्चों को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई है, यानी समय से पहले उन्हें प्यूबर्टी शुरू हो गई है। और ये सिर्फ 2 मामले नहीं हैं। हाल के समय में काफ़ी बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी होने के मामले देखे जा रहे हैं। शरीर में हो रहे इन बदलावों को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है और क्या इसका इलाज मुमकिन है, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। इंसिडेंस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी 5,000 से 10,000 बच्चे में किसी एक ही बच्चे को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखा गया है। गर्ल्स में ये संख्या ज़्यादा है। अगर रेशियो देखा जाए तो गर्ल्स इज टू बॉयज़ ये 10:1 है। अगर प्रिकॉशियस की प्यूबर्टी के रीजंस पूछा जाए तो हम इसको 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है सेंट्रल, एक है पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब ब्रेन। अगर ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं, ये जो हार्मोन्स निकलता है अगर वो बढ़ जाते हैं तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कॉज कर सकता है। पेरिफेरल कॉजेस में अगर जैसे कोई पेरिफेरल ऑर्गन जैसे टेस्टिकल्स या ओवरी या एड्रिनल से इंक्रीज्ड हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं तो वो पेरिफेरल कॉज हो सकता है अर्ली प्यूबर्टी के। आजकल ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। रीजंस अभी तक पता नहीं है। रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि कुछ ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स या कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस या टॉक्सिन्स है जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के रीजंस हो सकते हैं। अगर देखा जाएगा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के तो डेवलपमेंट डिलेज करा सकता है, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो एपिफाइसिस है, जो बोन्स के एपिफाइसिस वो पहले ही फ्यूज़ हो जाते हैं तो शॉर्ट हाइट होना, क्योंकि उम्र कम है, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हैं। बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के ट्रीटमेंट में 2 चीज़ हैं। एक है डायग्नोसिस, एक है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में हम जो बेसिक टेस्ट है वो कुछ सबसे पहला है बोनेज डिटर्मिनेशन करना। एक एक्सरे लिया जाता है बच्चे की रिस्ट की, लेफ्ट हैंड की, जिससे बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज और एक्चुअल बोन एज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ज़रूरत पे MRI ब्रेन या कुछ हार्मोनल टेस्ट लाइक LH, FHS, एस्ट्राडोल, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन या GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे में ये GnRH एनालॉग जो एक मंथली शॉट होता है इंजेक्शन की, वो हम दे सकते हैं तब तक जब तक बच्चा अपना यूजुअल प्यूबर्टी एज डेवलप नहीं करता है। आफ्टर ये इंजेक्शन बंद करने के बाद बच्चा अपनी प्यूबर्टी फिर से अटेन कर लेते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, इसका इलाज क्या है, ये आपने डॉक्टर से जान लिया। तो अगर आप माता पिता हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत किसी पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का समय पर इलाज नहीं हुआ तो बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाएगा।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, यानी तन की बात। जानिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है और ये कैसे जानलेवा है। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लाइन आपने कई बार पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। सिगरेट के पैकेट्स पर भी ये चेतावनी दिखाई देती है और इस चेतावनी का वाकई में असर हुआ भी है। सिगरेट पीने वालों की संख्या में कमी आई है, ऐसा WHO का दावा है। लेकिन WHO का ये भी कहना है कि जहां एक ओर सिगरेट पीने वालों की संख्या कम हुई है, वहीं दूसरी ओर सेकेंड हैंड स्मोकर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स वो लोग होते हैं जो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आसपास किसी के सिगरेट से निकलने वाला धुआं सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है। इस धुएं से हर साल करीब लाखों लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक, खराब फेफड़े और टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, हर साल करीब 13 लाख सेकेंड हैंड स्मोकर्स की मौत हो जाती है। सिगरेट का धुआं छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। नवजात और छोटे बच्चों में गंभीर अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होने के मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। तो इस साइलेंट किलर से कैसे बचना है? इसका एक ही उपाय है, वो ये कि पब्लिक स्मोकिंग ना हो। भारत में वैसे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर बैन भी है, लेकिन जो लोग अपने घरों में स्मोक करते हैं वो अपने साथ साथ परिवार के दूसरे लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। यानी खुद भी स्मोकिंग ना करें और ये भी ध्यान रखें कि आपकी सिगरेट के धुएं से किसी नॉन स्मोकर को परेशानी ना हो। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट खुराक की, यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिलाओं को दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। इससे बच्चा एलर्जी, अस्थमा और दूसरे इन्फेक्शन से भी बच पाता है। लेकिन अक्सर महिलाएं समस्या से जूझती हैं कि उनके स्तनों में कम दूध बन रहा है। इस वजह से उनके बच्चे को दूध की जितनी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस परेशानी का हल आपकी डाइट में छोटे से बदलाव करने से ही हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही माओं को दूध के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर इंशारा महदेवी से संपर्क किया। डॉक्टर इंशारा ने हमें बताया कि स्तनपान करा रही महिलाओं को तिल खाने चाहिए। तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं, साथ ही महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को एक्टिव कर देते हैं। ये हार्मोन दूध बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तिल को आप किसी डिश में डालकर भी खा सकती हैं या साबुत भी खा सकती हैं। इसके बाद बारी आती है साबुत अनाज की। साबुत अनाज जैसे जई यानी ओट्स और जौ भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिलाओं को फली वाली सब्जियां, बीन्स, चने और दालों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगली चीज जो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाती है वो है पपीता। पपीते में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है। ये हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में मदद करता है। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए बादाम भी आपकी मदद करता है। साथ ही बादाम में प्रोटीन और कैल्शियम भी होता है। इससे माँ और बच्चे दोनों को पोषक तत्व मिलते हैं। आखिर में बारी आती है लहसुन की। लहसुन बहुत लंबे समय से ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है। दरअसल लहसुन में मौजूद केमिकल महिलाओं की बॉडी को ज़्यादा दूध बनाने के लिए मदद करते हैं। अच्छा, आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।